दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। और ये जो लेक्चर है ये आने वाले बीपीएससी 70 बीपीएससी और बिहार एसएससी जो +2 लेवल के आए हुए हैं और बिहार दरोगा जैसे एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखते हैं। और इसे पढ़ने से पहले हम लोग इसके उद्देश्यों को समझेंगे कि इसे संविधान में आखिर क्यों लाया गया, आखिर संविधान में इसका क्या महत्व है, ये समाज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ना, सामाजिक न्याय व्यवस्था के लिए एक उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता को बनाए रखने का काम करता है, जो कि संविधान के प्रस्तावना में जैसा कि लिखा गया है। और इसका उद्देश्य राज्य कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, ना कि पुलिस राज्य का, जैसा कि अंग्रेजों के ज़माना में या फिर औपनिवेशिक काल में जैसा कि होता था। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है। संविधान के अनुच्छेद 37 में भी कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। तो मुख्य रूप से देखें तो 4-5 लाइनों में हम नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को कुछ इसी प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है इसे 3 भागों में डिवाइड करके बनाया गया है या फिर स्थापित किया गया है। इसमें से पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी और तीसरा है बौद्धिक सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे कि समाजवादी सिद्धांत में कौन-कौन से अनुच्छेद हैं और गांधीवादी सिद्धांत में कौन-कौन से अनुच्छेद हैं और उदारवादी सिद्धांत में कौन-कौन से अनुच्छेद हैं। तो समाजवादी सिद्धांत की बात किया जाए, समाजवादी सिद्धांत की बात की करें तो इसमें 39 39वां अनुच्छेद, 39 क, 41वां अनुच्छेद, 42, 43, 43 क और 47वां अनुच्छेद, यह जो है समाजवादी सिद्धांत की बात करता है या चर्चा करता है। उसी तरीके से है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत में 40 है, 43 है और फिर 43 क है, 43 क यहाँ होगा, फिर अनुच्छेद 46 है, फिर 47 है और 48 है। ये सब गांधीवादी सिद्धांतों की बात करता है या फिर चर्चा करता है। उसी तरीके से उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांत, यह जो है 44 है, 45 है, 48 है, 48 ए है, 49 है, 50 है और 51 है। अब आगे जो बातें हैं वह इसी से संबंधित है कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। आप लोग चाहें तो आप लोग इसे अलग-अलग कर करके भी बाद में जब आप अपने कॉपी में से जब जब राइट डाउन कीजिएगा तो आप इसे अलग-अलग कर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि यदि मेंस एग्ज़ाम में इसका महत्व हो सकता है। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह भाग 4 में है और इसका अनुच्छेद 36 से 51 तक है और यह आयरलैंड से लिया गया है। तो 36 में जो है वह राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। राज्य की परिभाषा जो आपका मौलिक अधिकार में जिस तरीके से राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया था, उसी तरीके से सेम टू सेम है। इसमें राज्य को यह आदेश या मतलब यह लिखा गया है राज्य के बारे में कि राज्य नीति निर्देशक तत्व को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाए। जो वहाँ पर था जिस तरीके से मौलिक अधिकार में है, उसी तरीके से आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्व में भी राज्य की परिभाषा लगभग समान है। अब देखें 37 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। आर्टिकल 38 आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य एवं उसकी नीतियों के बारे में चर्चा किया गया है या फिर वर्णन है। फिर 39 अनुच्छेद 39 राज्य भौतिक और अभौतिक संसाधनों के संकेंद्रण को रोकेगा
और राज्य के महिला व बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था पर ध्यान रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 39 को। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को बढ़ावा देने का बात कहा गया है। और ये काफ़ी बार अनुच्छेद 40, 44 और 50 ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल में से हैं। मैं इसे एक बार मेंशन कर देता हूँ। आर्टिकल 40, 44 और 50 और 51 ये तीनों बार-बार पूछे जाने वाले आर्टिकल हैं। यदि आपका मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आर्टिकल कभी पूछा जाता है तो 40, 44, 50, 51 काफ़ी ज़्यादा बार अभी तक में पूछा गया है, तो इससे ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में राज्य आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा, यानी पिछड़े वर्गों को वो प्रोत्साहन प्रदान करेगा। उसी तरीके से 42 है। 42 में है कार्य की न्यायोचित दशाओं को बनाएगा तथा महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। कार्य को न्योचित दशा मतलब यदि कोई व्यक्ति हैंडीकैप है या फिर मतलब वो पैर से विकलांग है, हाथ से विकलांग है, तो उसके दशाओं के अनुकूल उसे उसे काम दिया जाएगा। इस तरीके का प्रावधान आर्टिकल 42 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 46 के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 46 में है एससी, एसटी और दुर्लभ वर्गों के हितों को ध्यान में देगा राज्य। ये है एसटी और आपका एससी तथा दुर्लभ वर्ग जो भी हैं उसका राज्य ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है 48। 48 में ऐसा मेंशन है कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा प्रदान करेगा। जो कृषि के क्षेत्र में जो उन्नत किस्म की बीजें हैं, जो हाइब्रिड किस्म की बीजें हैं, उस पर राज्य ध्यान देगा। और पशुपालन के क्षेत्र में जो उन्नत नस्ल की पशुएं हैं, गाय, भेड़, बकरी, इन सबों को किसानों तक उपलब्ध कराने का कार्य तथा उससे रिलेटेड जो भी सुविधाएं होगी वो राज्य प्रदान करेगा। 48 को में है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास भी राज्य का कार्य होगा। और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 50 को याद रखने का एक और आसान तरीका ये है कि 50 देखें तो 50 का मतलब होता है 50-50। तो यदि ये दोनों को आधा-आधा करेंगे तो दोनों को अधिकार आधा-आधा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण यानी आधा-आधा दोनों को अधिकार दे दिया गया है। नेक्स्ट है 51। 51 में ये कहा गया है कि भारत की विदेश नीति का वर्णन है और यदि आवश्यकता पड़े देश के लिए तो यदि आवश्यकता पड़े देश में शांति बनाए रखने या विवादों को निपटारा करने के लिए या युद्ध के समय किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का कार्य किया जाएगा। यह भी नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। अब आगे देखते हैं कि कौन से अमेंडमेंट के तहत कौन-कौन से आर्टिकल को जोड़े गए हैं। जैसे कि बात करें अमेंडमेंट का तो 42, 44 और 86 ये तीनों अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनके तहत मौलिक कर्तव्य में आर्टिकल को जोड़े गए हैं। तो जो पहला है वो है 39। 39 के अंतर्गत हम पहले भी पढ़े हुए थे कि 39 में है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। ये आपका 39 में है कि बच्चों का स्वास्थ्य विकास करना। अब 39 ए में आपका है सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करना। यह 39 ए में है। और 43 ए यह भी आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है। इसमें है उद्योग के प्रबंधन एवं श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए जाएं। आपका 43। उसी तरीके से नेक्स्ट है 48 ए। 48 ए में है
पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीव की रक्षा करने के लिए यह राज्य का कार्य होगा। 42 के तहत 44 अमेंडमेंट के तहत अनुच्छेद 38 को नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है और 38 में क्या है कि आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करना। और 86 में देखें तो यह अनुच्छेद 45 इसमें जोड़ा गया है और 45 के तहत क्या है कि बच्चों के लिए 14 साल 6 साल से अधिक के आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा मुक्त होना यह नीति निर्देशक तत्व का एक विषय है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में जो कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में इम्पोर्टेंट बात कहे हैं और इससे भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधे तौर पर आ जाते हैं। जैसे पहला है श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये एक महत्वपूर्ण पर्सन है जिन्होंने संविधान के भाग 4 के बारे में कहा है। इन्होंने कहा है लोगों के प्रति जिम्मेदारी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 के प्रावधानों को हल्के फुल्के अंदाज में नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। दूसरा है एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी के द्वारा कहा गया है डीपीएसपी संविधान के जीवनदायी प्रावधान हैं। तीसरा है डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना या इसकी उपलब्धियों के लिए आवश्यक शर्तों को स्थापित करके क्रांति को बढ़ावा देना। ये ग्रानविले ऑस्टिन के द्वारा ये बात कहा गया है। और चौथा है डीपीएसपी राज्य के अधिकारों के लिए नैतिक उपदेश है। तो ये सर बी.एन. राव के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो मौलिक अधिकार जो है ये नकारात्मक प्रवृत्ति का होता है, जैसा कि ये राज्य के कुछ मामले पर कार्य करने से प्रतिबंधित कर देता है। ये राज्य को कुछ मामले पर कार्य करने से प्रतिबंधित कर देता है। वहीं नीति निर्देशक तत्व यह सकारात्मक प्रवृत्ति का होता है। यह राज्य को कुछ मसलों पर इसकी आवश्यकता होती है। मूल अधिकार की बात करें तो ये न्यायोचित है। इसके हनन होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवा सकता है या कराया जाता है। वहीं नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह गैर न्यायोचित है। इन्हें कानून के रूप में न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता। तो सीधी सी बात है, मूल अधिकार को कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता है न्यायालय के द्वारा, और नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना। वहीं नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। और मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक एवं नैतिक रूप से इसे मान्यता प्राप्त है। वहीं मूल अधिकार की बात की जाए तो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार ये वैयक्तिक है। और निर्देशक तत्व की बात करें तो ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह ये समाजवादी है। और नेक्स्ट मूल अधिकार में इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वतः लागू होता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होता है और यह स्वतः लागू नहीं होता है। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि वह किसी भी मूल अधिकार के हनन होने की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकता है। वहीं नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय में असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता है। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। आगे है दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए एंड
सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।